हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसके पहले 5-6 वीडियो अपलोड हो चुका है जो बिल्कुल बेसिक चीजें मैथ के माध्यम से समझाया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसको जाके जरूर देख लें तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में। भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या है, आर्कटिक वृत्त क्या है, कर्क रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है। ऐसे ही ग्लोब पे हम लोग देखेंगे मकर रेखा क्या है, अंटार्कटिक वृत्त क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। इतने विषय के बारे में इतने टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और इसमें ये जो देख रहे हैं ये हमारा भारत देश है। क्या है? भारत देश है। ये हमारा क्या है? भारत है। तो इसी के बारे में जानना है कि आखिर हमारा भारत कहां स्थित है और इसका विस्तार कहां कहां तक है। तो ग्लोब एक ऐसा चीज है कि जिसपे हम लोग किसी भी देश के जगह के बारे में एग्जिट पता कर सकते हैं कि यह देश कितने देशांतर और कितने अक्षांश पर स्थित है और उसका विस्तार कितना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग बनाते हैं ग्लोब। क्या बनाते हैं? ग्लोब बनाते हैं। ठीक है, ये ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप होता है। ठीक है, पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप होता है। इस पे कुछ रेखाएं खींची रहती हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं। वह क्या दर्शाती हैं? वो किसी जगह को दर्शाती हैं और जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश या देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। विषुवत वृत्त रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भू मतलब पृथ्वी को दो बराबर मध्य से बांटने वाली रेखा है, इसलिए भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसलिए कहते हैं कि इसके हर डिग्री पे एक रेखा खींची गई है और 90 डिग्री खींचा गया उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री खींचा गया दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त रेखा इसलिए कहते हैं, इसको विषुव भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर इस रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इसे विषुव भी कहा जाता है, विषुवत वृत्त रेखा भी कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो एक जगह आके ये 0 डिग्री पर हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखिए एक रेखा और खींचा गया है। ऐसे ऐसे तो बहुत रेखाएं खींची गई हैं, हर एक डिग्री पे एक रेखा खींचा गया, ऐसे ऐसे हर एक डिग्री पे एक रेखा खींचा गया। ठीक है, तो ऐसे ही एक रेखा खींचा गया है 23.5 डिग्री, या एक 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश। इसको कर्क रेखा के भी नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री को। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे एक एक डिग्री पर फिर रेखाएं खींची गई हैं, एक एक डिग्री पर फिर ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे यहां भी खींचा गया है, यहां भी खींचा गया, ऐसे फिर ऊपर जाके 66.5 डिग्री यहां पे एक और लाइन खींची गई है 66.5 डिग्री। ठीक है, रेखा खींचा गया, इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर जाके ये ध्रुव हो जाता है। ठीक है, 0 डिग्री हो जाता है। सेम ऐसे यहां देखेंगे तो यहां पर भी ऐसे रेखाएं खींची गई हैं दक्षिणी गोलार्ध में।
0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर सारा का सारा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। एक विशेष लाइन खींचा गया है, एक विशेष लाइन खींचा गया है जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री, इधर लिख देते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश बाबू? दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको मकर रेखा के भी नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री है। ये विशेष लाइन क्यों है इसके बारे में भी अभी जानेंगे। इसके बाद फिर 1-1 डिग्री पर ऐसे 90 रेखाएं जो हैं खींची गई हैं। कहां पे? दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची गई हैं। कहां खींची गई हैं? दक्षिणी गोलार्ध में भी खींची गई हैं, दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं। ऐसे एक विशेष लाइन खींचा गया है 66.5 डिग्री, यहां पे 66.5 डिग्री, जैसे उत्तरी गोलार्ध में था ऐसे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश। इसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, ठीक है। और इधर फिर आके ये ध्रुव हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ देशांतर रेखाएं भी खींची गई हैं जो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती हैं। अब ये देखिए, ये जो अक्षांश रेखा है ये पूर्ण सर्किल है, मतलब ये कभी काटता नहीं है किसी को, ये पूर्ण सर्किल है। लेकिन जो ध्रुवों से ध्रुवों को रेखा मिलाती है ऐसे, इसको अर्धवृत्त कहा जाता है, ठीक है। इसको देशांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक। ऐसे 180 इधर खींचा गया है, 180 ऐसे करके खींचा गया है, ठीक है। और 180 जो है पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है, इधर भी खींचा गया है। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, भारत की स्थिति, तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो मतलब इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहां कोई जगह है, यहां पे क्या है, कोई भी मान लीजिए जगह है, जैसे यहां मान लीजिए एक कोई जगह है, ठीक है। अब इस जगह को हम कैसे बताएंगे कि ये कहां स्थित है? तो देखेंगे कि ये रेखा जो देशांतर रेखा आ रही है ये कहां पे है और अक्षांश रेखा कहां पर है। ये दोनों जहां मिल रहा है तो हम कहेंगे कि यह इतने डिग्री अक्षांश पे है और इतने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो भारत को भी लोकेट करेंगे कि भारत कहां पर है। तो भारत तो एक बिंदु नहीं है बाबू कि इसको देशांतर और अक्षांश पे कर देंगे। ये तो एक बड़ा सा देश है, हो सकता हो इतना बड़ा देश हो, ठीक है। तो देखेंगे कि इसके ऊपर वाली कौन सी रेखा है, नीचे वाली कौन सी रेखा है, पूरब में कौन सी रेखा है और पश्चिम में कौन सी रेखा है। जैसे हम एक ग्राफ बना दें, अगर इसको हम लोग ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे एक ग्राफ लेना ग्लोब का, ये अक्षांश और देशांतर जो है ऐसे ऐसे कर दें, तो अब यहां पे हम इसको ये देखना है कि भारत कहां पर स्थित है। तो भारत एक बिंदु तो है नहीं, तो मान लीजिए कि हम भारत इस पे कहीं ऐसे बना देते हैं ग्लोब पे, ठीक है, ऐसे बना देते हैं ग्लोब पे, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या देखना रहेगा? तो इसमें देखना यह है बाबू कि इसमें यह देखेंगे कि भारत का ऊपरी अक्षांश कहां से टच कर रहा है, ठीक है, और नीचे वाला अक्षांश कहां से टच कर रहा है, क्योंकि ऐसी रेखाएं, पड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं और खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। और इधर लास्ट कहां तक है और इधर लास्ट कहां तक है, यानी ये बिंदु देशांतर का, ये बिंदु अक्षांश का, ये बिंदु और अक्षांश का ये बिंदु, ये चार जब हम जोड़ लेंगे, देख लेंगे कि किस अक्षांश पे है या किस देशांतर पर है, तो हम कहेंगे कि भारत का स्थिति जो है ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, कि किस देशांतर पे है, कितने अक्षांश पे है, ठीक है। जैसे अब हम इसको पीछे लेते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर ये भारत है, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है, ये देखिए ये भूमध्य रेखा, अभी हमने कहा ना ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है यहां से भारत जो है ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर के इधर कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इधर को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, समझ में आया।
चलिए अब इसको हम लोग ये जानेंगे कि यहां से भारत की कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है और यहां से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है बाबू, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो मकर रेखा है, सूर्य की किरणें वर्ष में कभी ना कभी इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें कभी ना कभी लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और यहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ता है, इसीलिए इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आया। और इसके ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेंगी और मकर रेखा के नीचे सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ेंगी। तो वह कौन सा डेट है जिसपे सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ती हैं, उसके बारे में जानते हैं। यहां ध्यान से समझिए, अगर हम इसको यहां सूर्य बना दें तो सूर्य का जो प्रकाश निकलेगा, ठीक है, तो कर्क रेखा पर यह 21 जून को लंबवत पड़ता है। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। और जो भूमध्य रेखा है इस पे 2 डेट है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल क्या पड़ती हैं, अरे सॉरी, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती हैं। ठीक है, तो जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो इस दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का समय होगा और इधर ठंडी का समय होगा। और जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो इधर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक पड़ेगा और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी अधिक पड़ेगा। जैसे देखिए 21 मार्च से अगर सूर्य उत्तरायण होगा, मतलब उत्तर की तरफ जाना शुरू होगा, तो मार्च अप्रैल मई जून, मतलब मार्च से निकलेगा तो अप्रैल मई जून 3 महीना लगेगा, तो 21 जून को यहां जाएगा और फिर यहां से चलेगा तो जून से चलेगा तो जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आएगा और सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर को ये फिर मकर रेखा पर आ जाएगा 22 दिसंबर को, और फिर 22 दिसंबर से क्या होगा, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च 21 मार्च को आ जाएगा। जिस डेट को सूर्य की किरणें इन तीनों रेखाओं पे पड़ेंगी इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। अगर इधर बड़ा दिन होगा तो इधर सबसे छोटा दिन होगा, और इधर सबसे बड़ा दिन होगा तो इधर सबसे छोटा दिन होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे उस वीडियो में कि भारत का स्थिति कहां पर है, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश है, कितने देशांतर से कितने देशांतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।